लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50 से 72% तक की बढ़ोतरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना बंद हो गया। 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी की जनता पर आंच नहीं आई, मगर जनता में इस फैसले से कोई उत्साह नजर नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि कांग्रेस के शासन में 60 से 80 रुपए तक पेट्रोल था, मोदी जी ने उतना ही दाम कम करना चाहिए। 2 रुपए कम करके ये किसी के काम में नहीं आने वाले हैं, इसलिए सिलेंडर पर कम किया 100 रुपए और अब पेट्रोल पर कम किए 2 रुपए से शायद भाजपा को अपेक्षित फायदा नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है। इलेक्शन की सौगात मिलना शुरू हो चुका है। सिलेंडर पे 100 रुपए कम होने के बाद में आज केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पे भी कुछ पैसे कम की है। आइए जानते हैं। भैया, आज कुछ रेट कम हुए क्या? 2 रुपए कम हो गए ना सर, कितना कम हुआ? 2 रुपए कम होगा। किस पे? पेट्रोल पे? पेट्रोल 2 रुपए, डीजल पे 2 रुपए। जैसा कि आपने सुना, पेट्रोल पे 2 रुपए और डीजल पे 2 रुपए कम हुए हैं। ताई, क्या नाम है आपका? मृणाली खामनकर। ताई, आप पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पे आए हैं? हाँ। तो आपको पता है यहाँ पे आज से 2 रुपए के दाम कम हुए हैं? नहीं, पता तो नहीं है पर अभी पता चला। तो अब कैसा लग रहा है आपको पता होने के बाद में कि 2 रुपए दाम कम होने से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, पर फिर भी और होना चाहिए कम। कितना कम होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 4-5 रुपए कम होना चाहिए। तो अभी सरकार ने इतने समय से सिर्फ 2 ही रुपए कम हुए ना, तो 2 रुपए 2 रुपए से क्या होता है? तो सरकार ने अभी क्यों कम की होंगी, आपको ऐसा लगता है? अभी इलेक्शन है ना। तो जनता समझती है कि इलेक्शन है इसलिए 2 रुपए कम हुए और ये कम से कम 4-5 रुपए कम होना चाहिए था, ऐसा लेडीज का भी मानना है। तो आपकी क्या इच्छा है कि कितना कम होना चाहिए था? जैसा कांग्रेस के टाइम पे था वही हमको बुरा था। आप 70 साल में जितना किया इन्हें पूरा बेच के खा रहे, कोई मतलब ही नहीं है ना। 70 का पेट्रोल अब 110 रुपए 120 रुपए भर रहे। वही दूसरे देश में जाओ तो कम है पेट्रोल। तो ये इलेक्शन की वजह से कम किया, आपको ऐसा लगता है? इलेक्शन की वजह से ही कम हुआ है, दूसरा कारण कोई नहीं है। 1200 का सिलेंडर अब 1000 रुपए हो गया, बाद में फिर 300 रुपए बढ़ा देंगे। 2 महीने कम करेंगे, बाद में 10 महीने निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 रुपए कम होने से कोई खास खुशी यहाँ लोगों को होती नजर नहीं आ रही। भाई, पेट्रोल भराने आए हो? हाँ भैया, पेट्रोल डालने तो आया हो। तो आपको खुशखबर बताएगी नहीं कि 2 रुपए दाम कम हो गए? 2 रुपए हुए ना भैया, कांग्रेस के जमाने में 66 रुपए था। तो 2 रुपए की खुशी आपको होने रही? नहीं हो रही। कितना आपके हिसाब से कम होना चाहिए था? 60 मतलब तो भी 60 तो चाहिए था। 60 100 रुपए से डायरेक्ट 60? हाँ, ऐसा मोदी जी से आप अपील करेंगे? अपील करके कोई मतलब नहीं है सर। अभी 60 रुपए इनको दाम चाहिए, ऐसा इनका मानना है। एक और पूरे देश में लोकसभा के टिकट मिलने के लिए एक से बढ़कर एक दिग्गज बड़ी से बड़ी बाजी दांव पर लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और जो संभव हो वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लोकसभा के टिकट न मिले इसके लिए दर दर जाकर अपने वरिष्ठ नेताओं को समझा रहे हैं, खुलेआम जनता में बता रहे हैं। फिर भी उनका कर्तव्य कुछ ऐसा है कि वरिष्ठों की नजर में वे जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें टिकट दी जा रही है। ऐसा ही एक उदाहरण कल चंद्रपुर में देखने को मिला और इच्छा नहीं होने के बावजूद सुधीर मुनगंटीवार, जो कि महाराष्ट्र राज्य के आज कैबिनेट मंत्री हैं, पिछले 6 बारी से विधायक के रूप में अपने कार्यों से सबको प्रभावित कर चुके हैं। उनके लोकसभा की चंद्रपुर की सीट दे दी गई। उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी पार्टी के आदेश पर जो पार्टी चाहेगी मैं वही करूंगा। भले ही उनकी इच्छा नहीं थी, पर उनके परिवार, उनके हितचिंतकों और कार्यकर्ताओं में उनका टिकट मिलते ही से जबरदस्त जोश और उत्साह है। सुधीर मुनगंटीवार की जब टिकट घोषित हुई तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार में स्वतंत्र वीर सावरकर के स्मारक पर गए। यहां से मुंबई लौटने पर उनके परिवार वालों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सिद्धिविनायक के दर्शन किए और बाद में ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर अब मैं देश की सेवा करने के लिए प्रयत्न करूंगा। आइए देखते हैं टिकट डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या कहा। राष्ट्र नायक युग पुरुष
प्रधानसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजींनी, आमचे आदरणीय अध्यक्ष JP नड्डाजींनी मला चंद्रपूर लोकसभेची तिकीट आज घोषित केली. मी त्यांना धन्यवाद देतो. मी 6 टर्मपासून विधानसभेचा सदस्य, चंद्रपूर व नंतर बगारशा विधानसभेच्या जनतेने मतरूपी आशीर्वाद व शुभकामना देऊन गेले 30 वर्ष मी आमदार म्हणून जनतेची सेवा करतोय, विकासाचं कार्य करतोय. माझ्या मतदारसंघात विकासाचा झंझावात आणण्यामध्ये मी यशस्वी झालो. अनेक उपक्रम, अनेक विकास कार्य मी पूर्णत्वास नेले. माननीय मोदीजींनी याच कामाच्या आधारावर आता देशसेवेत माननीय मोदीजींच्या या जगातील देशाला कप्तान बनवण्याच्या कार्यामध्ये मीही आपला खारीचा वाटा उचलावा म्हणून ही तिकीट दिली आहे. खरं तर योगायोग आहे, नवीन संसद भवन बांधण्यात आली. या नवीन संसद भवनाचा प्रत्येक दरवाजा हा माझ्या मतदारसंघाच्या सागवानापासून तयार झाला. मनात कधीच हा भाव आला नाही की ज्या दरवाजासाठी मी सागवान दिलं, काष्ट दिलं, त्याच दरवाजातून मला सुद्धा संसदेत प्रवेश करावा लागेल. मी सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून राज्यगीताची निवड केली. राज्यगीताचे शेवटचे शब्द आहे, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. आता याच महाराष्ट्रातून दिल्लीचे तख्त राखण्यासाठी एक सैनिक म्हणून मला जावं लागेल असं कदापिही वाटलं नव्हतं. पण माननीय मोदीजींनी जो विश्वास दाखवला, चंद्रपूरची लढाई आम्ही नक्की जिंकू आणि चंद्रपूरचा आवाज मी मुंबईच्या विधानसभेत बुलंद केला. आता संसदेमध्ये चंद्रपूरचा आवाज बुलंद करेन, पूर्ण शक्तीने बुलंद करेन, हा विश्वासही मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. कल चंद्रपुर में निर्भय चंद्रपुरकार के बैनर तले विभिन्न संगठनों, पार्टियों और नागरिकों को एकजुट किया गया. इस प्रोजेक्ट की अलग और अनूठी प्रक्रिया के लिए वक्ता की ओर से सराहना की गई. चंद्रपुर के विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ आए और निर्भय बनो अभियान के तहत निर्भय चंद्रपुरकर के बैनर तले गुरुवार 14 मार्च 2024 को एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी चर्चा इस समय महाराष्ट्र में हर जगह हो रही है. इस अभियान की त्रिमूर्ति में से डॉक्टर विश्वभर चौधरी और एडवोकेट आसिम सरोदे ने इस बैठक को संबोधित किया. यदि वर्तमान में देश में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलनों पर अंकुश लगाना है तो लोकतंत्र में जो लोग संप्रभु हैं उनका समर्थन करना होगा. इसलिए विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले इन सभी जागरूक नागरिकों ने एक साथ आकर इस बैठक का आयोजन किया. अलग तरीके से मैं निर्भय चंद्रपुरकार नाम से देखा गया कि चंद्रपुर शहर में नागरिकों द्वारा स्वतः स्फूर्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उल्लेखनीय थी. सोशल मीडिया के उपयोग के बिना सीधे संपर्क के माध्यम से बैठक का प्रचार किया गया. पूरे कार्यक्रम का आयोजन दानदाताओं द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के रूप में धन देकर बिना किसी धन संग्रह से किया गया था. इस बैठक को संबोधित करते हुए एडवोकेट असीम सरोदे ने दर्शकों को तानाशाही की मौजूदा प्रवृत्ति के संबंध में संविधान के उल्लंघन के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक हालात अघोषित आपातकाल है. राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ इसके खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों और बुद्धिजीवियों पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसके लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. डॉक्टर चौधरी ने पर्यावरण गिरावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 7 लाख एकड़ जंगल काट दिए गए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भ्रामक धर्मवाद और शरारतपूर्ण राष्ट्रवाद चल रहा है उसका असली कारण आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता है. न्यू इंग्लिश स्कूल के मैदान में हुई इस बैठक पर चंद्रपुरकर ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी. बैठक का संचालन डॉक्टर योगेश दुधापाचारे और परिचय बंडू धोत्रे और धन्यवाद ज्ञापन उमाकांत धांडे ने किया. नाही, तरुण मुलांना हे आमच्या पिढीसाठी नाही. आमची पिढी वेडी होती, संपली आता. आमची पिढी कोणालाही विश्वगुरु म्हणत होती. व्हॉट्सअपवर काय वटसावित्रीच्याच गोष्टी फॉरवर्ड, आमची संपली. पण तुमच्यासाठी हे सांगायचं, या देशाचा इतिहास उद्ध्वस्त करण्याचा कट 2014च्या आधीपासून सुरू आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली तेव्हापासून स्वातंत्र्य आंदोलनावर चिखल उडवणं सुरू आहे. कुजबुज मोहीम होती, अफवा तंत्र होतं, आता ते व्हॉट्सअपच्या रूपात आलेलं आहे. आणि या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी पासून सांभाळून राहा. अत्यंत खोटारडेपणा आणि अत्यंत बेगडीपणा म्हणजे ही व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आहे. या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये सूड, द्वेष याशिवाय दुसरं काहीही नाही. बाबासाहेबांची जयंती असते 14 एप्रिलला आणि बरोबर 12 एप्रिलला तुमच्याकडे मेसेज येऊन पडतो की 396 सदस्य होते, बाबासाहेबांनी एकट्याने काय केलं. मग त्या गाढवाला सांगावं लागतं की अरे मसुदा समितीत 8च लोक होते,
त्यातले 7 कधीच आले नाही आणि बाबासाहेबांना म्हणून एकट्यालाच घटना लिहावी लागली आणि म्हणून ते शिल्पकार हे आपल्याला सांगा, पण ते सांगण्यासाठी आपल्याला हे माहिती असतं. हे सांगण्यासाठी आपल्याला ते माहिती पाहिजे, म्हणून हे तरुण मुलांना सांगायचं. आमच्या पिढीकडून काही आशा नाही, ते संपलं. पुढची मुलं जर काही इतिहास जागवतील, खरा इतिहास त्यांना कळला पाहिजे की आपण खरे कोण आहोत. गांधी, आंबेडकर, नेहरू, पटेल म्हणजे नेमके कोण हे त्या मुलांना कळावं, म्हणून प्रत्येक भाषणाची 10-15 मिनिटं मी शेवटची ठेवतो. खूपदा ते रिपिटेशन होतं, त्याच्याबद्दल पुन्हा माफी मागतो, पण ते गरजेचं आहे. गैरसमज पसरवण्याचा सगळीकडे गांधीजी आणि आंबेडकर यांचं कसं त्यांच्यात काय शत्रुत्व होतं, नेमके मुद्दे काय होते. मुद्दा असा होता की दोन्ही माणसं बुद्धिमान होती आणि जेव्हा 2 बुद्धिमान लोक येतात तेव्हा मतभेद असतात. ते काही त्या संघटनेचे नागपूरच्या पाईक नव्हते जिथं दक्ष म्हणलं की दक्ष होतात सगळे, न विचारता की आता दक्ष का हो म्हणून. प्रश्नच विचारायची सोय नाही अशा संघटनेतले ते नव्हते. आणि या माणसांमध्ये बुद्धी इतकी होती की यांच्यामध्ये एक मतभेद असणं स्वाभाविक होतं, पण मतभेद कधी संपवायचे हे त्यांना कळत होतं. आणि गांधी, नेहरू, पटेलांनी निसंदिग्धपणे सांगितलं की राज्यघटना लिहितील तर बाबासाहेब आंबेडकरच लिहितील, हे गांधींनी, नेहरूंनी, पटेलांनी सांगितलं. आणि जेव्हा वेळ आली, वल्ली, भामरागड, सगळ्या गडचिरोलीमध्ये एक ब्लॉक सुरू झाला, त्यांनी सांगितलं. आता एकच ब्लॉक सुरू झाला तर अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. अजून 8 ब्लॉक सुरू होणार आहेत. पूर्ण आपली जमीन पोखरून काढणार आणि आपलं जीवन जर व्यतीत होत असेल तर आपण त्याच्याबद्दलचा विचार केला पाहिजे. कारण की ओव्हरलोडिंग केलेले 40-40 टन कोळसा भरलेले ट्रक या चंद्रपूरच्या रस्त्यांवरून धावणार आहेत आणि सगळे रस्ते उखडून टाकणार. न झाकता प्रवास करणारे ट्रक का पकडले जात नाही, पर्यावरण विभाग यांचा काय करतो, हे यांना आपण विचारलं पाहिजे. मी पाहिलं इथे, मला खूप आनंद झाला. खरं तर आम्हाला संविधानाची उद्देशिका देताना मला विनंती करायची होती की आम्हाला गोंडी भाषेत कोणीतरी संविधानाची उद्देशिका लिहिली ती द्यायला पाहिजे. किती मोठी गोष्ट आहे ही की गोंड समाजाने आपल्या भाषेमध्ये संविधानाची उद्देशिका तयार केलेली आहे. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्यावर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होत राहिलेले आहेत. आपण सगळ्यांनी ते ऐकलेले आहेत. काही जण बोलले असतील, काही जण बोलले नसतील, काही जण घाबरलेले असतील, पण आता निर्भय झाले असाल तर बोला आणि त्यांना विचारा, 50 कोटीचा वृक्षारोपण घोटाळा कसा झाला, कुठे झाडं लावले, किती झाडं जगले, त्याचं मूल्यांकन केलं का, विचारा त्यांना. नुसत्या मोठ्या मोठ्या घोषणा करायच्या, प्रत्येक कार्यक्रमाचा इव्हेंट करायचा आपल्या पैशातून. माझी बहीण इथं म्हणत होती की ते किती मोठा तिरंगा झेंडा लावलाय. मी म्हटलं जर एक दिवस नेत्यांनी आपल्या स्वतःच्या पैशातून एवढा मोठा तिरंगा लावला तर आपण मान्य करू. लोकांच्या पैशातून तर कोणी पण झेंडा लावेल. गडचिरोलीमध्ये जंगलाला आगी लागतात आणि गडचिरोली त्या मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का. आहे तर शक्य आहे.